नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले 48 घंटे में पश्चिम बंगाल को पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम मिलने वाला है। जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो मात्र एक झटका ममता बनर्जी या टीएमसी के लिए नहीं है। ये झटका उस इकोसिस्टम के लिए है जो टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर ये बेट लगाकर बैठा था कि भैया पश्चिम बंगाल को भारत का दूसरा कश्मीर बना दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्ट को सैबोटाज किया जाएगा और उसके माध्यम से भारत के अंदर एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज किया जाएगा। जो यूरोप में उन्होंने किया वो पश्चिम बंगाल के माध्यम से भारत में करने का प्रयास था। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं ना, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जिस कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, भैया अब प्रोजेक्ट कोलकाता तो निपट गया है। अब बात है प्रोजेक्ट ढाका की, क्योंकि असली जो कोड है, जो असली कैंसर है, वो तो भैया वहां पर है ना। जो उससे इफेक्ट हो रहे थे अंग, आपने उसको तो सिक्योर कर लिया, लेकिन जहां से वो निकल रहा है उसको भी तो आपको सिक्योर करना है, उसको भी तो आपको ठीक करना है। तो प्रोजेक्ट ढाका की शुरुआत हो रही है और शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से लेकर आसिम मुनीर हो, तारिक रहमान या चाइना, हर कोई सतर्क है। तो आज बात होगी कि ट्रंप ने जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया उसके क्या सिग्निफिकेंस है। वो कब चोर मोहसिन नकवी प्लेन भरकर एलईटी के ऑपरेटिव्स को लेकर क्यों बांग्लादेश पहुंच रहा है और बांग्लादेश में क्या खलबली है, बहुत सारी चीजें हैं। और भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों महत्वपूर्ण थी, उन सभी विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होती है तो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया। देखिए भैया, अगर लोकसभा का चुनाव होता, प्रधानमंत्री जीत जाते, तो समझ आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई संदेश दिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन एक पश्चिम बंगाल, आपने बिहार पर नहीं दिया, आपने पहले कोई राज्य जीता उस पर नहीं दिया, आसाम पर नहीं दिया, आपने पश्चिम बंगाल में दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर मैप रख दिया जाए तो वो उंगली रखकर ये नहीं बता सकता कि पश्चिम बंगाल किस दिशा में है, कहां है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी वो उसको संदेश दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन है, वो खींच है। जब आपका दुश्मन किसी खास चीज पर बैट लगाए और आप वो चीज एक तरीके से सिक्योर कर लें, तो फ्रस्ट्रेशन में कहता है ना, चल ठीक है, इस बार तो तू जीत गया, कांग्रेचुलेशंस। वो होता है ना एक तंज में जो कही हुई बात होती है, वो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या खोया है। और क्योंकि अब प्रोजेक्ट कोलकाता सिक्योर हो चुका है और प्रोजेक्ट ढाका की तैयारी है, और यह बात इन लोगों को पता था कि भैया जिस तरीके से हिंदू जनमानस पश्चिम बंगाल में इस इस्लामिक राज से त्रस्त है, ये तो हमारे पास आ ही जाएगा। एक उदाहरण देता हूं, शेखर गुप्ता है द प्रिंट के, एनडीटीवी के किसी प्रोग्राम में थे, शायद 2019 या 21 के चुनाव के आसपास की बात है। तो उन्होंने एक बात बताई कि उन्हें किसी आईबी के डायरेक्टर ने बताई थी कि भैया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आएगी तो एक ऐसा हिंदू रिसर्जेंस होगा कि आपने पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। सबसे बड़ा हिंदुत्व का गढ़ बनेगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी का गुजरात बनने वाला है। और बीजेपी उस ग्राउंड सेंटिमेंट को भांप रही थी, इसलिए उसने वो जो फोर्ट है उसको सिक्योर कर लिया, उस किले को सिक्योर कर लिया। उसको पता था ये सब होना है, जनता साथ खड़ी है, बस थोड़ी सी दिशा दिखाने की बात है। और उसके बाद उसने जो प्रोजेक्ट ढाका के लिए शुरुआत की, उसने क्या किया कि भैया जितने बांग्लादेश से लगते हुए राज्य हैं उन सब के पहले गवर्नर बदले गए। कितने महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल का गवर्नर कौन? आरएन रवि, एक्स डिप्टी एनएसए। बिहार जो सीमांचल वाला इलाका है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ता है, सैयद अता हसनैन, एक्स मिलिट्री। मेघालय, अगर आप पूर्व में जाएंगे, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो मेघालय पड़ता है, वहां का गवर्नर। उसके बाद मणिपुर, अजय भल्ला। मिजोरम, वीके सिंह। तो यानी कि हर जगह पहले मिलिट्री पर्सनल्स को बिठाया गया।
क्योंकि जब यहां से कार्यक्रम शुरू होगा तो उन लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे लोग वहां एक्सपर्ट बैठे होने चाहिए जो इस चीज में काम करेंगे। और यह बात बांग्लादेशियों को भली भांति समझ आ रही है, इसलिए वो परेशान है कि भैया अब जो इनका सिर दर्द था वो तो ठीक हो गया, अभी हमारे सिर में सिर दर्द करेंगे। इसलिए अब वहां से जिस तरीके से आवाजें निकलनी शुरू हो गई हैं वो समझ रहे हैं। सबसे पहली बात, बार बार कह रहा हूं, लाल मुनीर हाट, वहां पे बाकायदा रडार्स और बहुत सारी चीजें सेटअप की जा रही हैं भारत के सर्वेलेंस के लिए। सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि एयर डिफेंस और रडार सिस्टम्स लाल मुनीर हाट में ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से बांग्लादेश का जो आर्मी एविएशन ग्रुप है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, चीजों को एक्सेलरेट कर रहा है कि जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी और पश्चिम बंगाल पर नजर रखी जा सके। तो निश्चित तौर पर चाइना और ये सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया यहां पे रडार सिस्टम से इंस्टॉल कीजिए, जल्दी ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे लोग थे वहां पर अब तो उनके ऊपर डंडा बजना है। तो अपनी टेरिटरी को अब सिक्योर कीजिए, तो वहां ये प्रयास चल रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन बांग्लादेश में ये हो गई है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि भारत से जो मास इन्फ्लक्स है, जो मतलब एक तरीके से मास माइग्रेशन है, वो रिवर्स माइग्रेशन ना हो जाए। क्योंकि भारत में पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो जहां पर भी भारत में बांग्लादेशी था उसे कहा गया कि भैया ले 5,000, ले 10,000, ले फ्लाइट का टिकट, ले ट्रेन का टिकट, पश्चिम बंगाल पहुंच, ममता को जिताना है। गुड़गांव में मेड खत्म हो गई, मेड नहीं मिल रही थी, बेंगलोर, मुंबई, कहीं चले जाइए, सारे बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल पहुंच गए। अब हुआ यह कि पश्चिम बंगाल में सरकार हार गई। देखिए सीपीएम वाले क्या करते थे कि बांग्लादेशियों को यह कहते थे कि आप आओ, वोट डालो और वापस चले जाओ। ममता ये कहती थी आप आओ, वोट डालो, आधार भी लो, पैन भी लो, ड्राइविंग लाइसेंस भी लो, प्रधानमंत्री आवास योजना भी लो, यहीं रहो। अब जो वो लोग वहां पहुंचे हैं, अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वापस बेंगलोर जाएं कि वापस गुड़गांव जाएं कि इस बार ढाका और चिटगांव जाएं, क्योंकि सरकार बदल गई है। और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जो ये दिखा रहा है कि भैया लोग उधर भाग रहे हैं। ऊपर से हेमंता बिश्वा शर्मा कह रहा है कि भैया अब तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा इस एंटी इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ, मतलब अब तो जबरदस्त तरीके से इन्हें धक्का दिया जाएगा। अब बांग्लादेश में इसका डर हो गया है। वहां का एनएसए कह रहा है कि भैया ऐसा मत कर देना, फॉरेन मिनिस्टर एनएसए एक ही है, एक्स एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान, ऐसा मत कर देना वरना हम उल्टा जवाब देंगे। अरे भाई तू क्या देगा, डीजल हमारे यहां से आ रहा है भैया, पानी हमारे यहां से आ रहा है, बिजली हमारे यहां से आ रही है, क्या जवाब दोगे कि हम हेमंता बिश्वा शर्मा की बात का खंडन करते हैं? साहब तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, जितने भी राज्य तुमसे लगते हुए हैं, आसाम, उन्हें कुछ नहीं करना। हर रात का टारगेट दे दो कि 2,000 को धक्का देना है दूसरी तरफ, 5,000 को धक्का देना है दूसरी तरफ। क्या पता लग रहा है? प्रधानमंत्री धक्का दे योजना शुरू हो जाए रात रात में वहां पे कार्यक्रम। ऑन पेपर सब चीजें करनी जरूरी है क्या? तो ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश में इस चीज का बड़ा डर है कि भैया जो हमारे डिस्पोजेबल एसेट हमने भेजे थे वो वापस आएंगे सारे कंगलू। उसके बाद तीसरी घुड़की देनी शुरू कर दी तिस्ता के ऊपर। क्या कह रहा है? वही खलीलुर रहमान कह रहा है कि भैया ढाका इनफाइनाइटली वेट नहीं करेगा अगर तिस्ता के ऊपर आप कोई फैसला नहीं करते हैं, और हम तो चाइना से मदद मांगेंगे। और चाइना जा रहे हैं, चाइना का 3 दिन का विजिट है। अचानक से उसे कैसे याद आता है? अचानक से वो क्यों धमकी देने लगता है? एक तरीके से क्योंकि जो उनका एक तरीके से एक्सटेंशन था पश्चिम बंगाल में, अब वो तो चला गया। अब भारत को धमका सकते हैं कि अच्छा अब हम अपनी जगह को चाइना को देंगे। लाल मुनीर हाट तो दे ही रहे हैं, अब तिस्ता का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हम चाइनीज को लेके आएंगे। जितने चाइनीज यहां आएंगे वो आपके नाक में दम करेंगे, परेशान करेंगे। अचानक से वो ये बात कहने लगता है कि भैया, और पहले भी चाइना ने लगभग $1 बिलियन, 987 मिलियन के आसपास, डॉलर के आसपास का कुछ एड देने की बात करी थी। और ये ममता बनर्जी ही थी
जिनकी वजह से ये तीस्ता प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा था। मनमोहन सिंह की सरकार में ऑलरेडी फाइनलाइज जैसा हो गया था, वाटर शेयरिंग के ऊपर बातचीत हो गई थी, लेकिन अचानक से ममता बनर्जी इसको वीटो कर देती। तो तीस्ता के माध्यम से भारत पर दबाव बनाने का प्रयास है। बांग्लादेश की जमीन, उसका डिफेंस चाइनीज और अमेरिकन को देने का दबाव है, तो पूरा दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद एक और चीज हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह है 9 तारीख में। वही सलाउद्दीन चौधरी साहब, शोएब चौधरी साहब, उन्होंने एक और क्लेम किया कि जो मोहसिन नकवी है ना, वो एशिया कप का कप चोर, इसका रिश्तेदार है आसिम मुनीर का, और वहां का इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि वहां का होम मिनिस्टर भी है। दरअसल वो 8 तारीख को एक प्लेन में बैठकर जो विमान बांग्लादेश जो एयरलाइंस है, उसकी फ्लाइट नंबर BG342 के माध्यम से बांग्लादेश पहुंच रहा है। टाइमिंग देखिए, बड़ी कोइंसाइड हो रही है। 9 को शपथ ग्रहण, 8 को वो आ रहा है। हो सकता है शपथ ग्रहण के लिए ना हो सकता है बाद के लिए हो, लेकिन जो सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं, क्योंकि झटका लगा है ना। जो बड़े वाला था वो तो, उसका तो फ्यूज कंडक्टर निकाल के ले गया वो अमित शाह, जैसे वो उसमें था ना क्रांतिवीर में, वो निकाल के ले जाता था फ्यूज कंडक्टर गेंडा स्वामी का, तो ये ममता का निकाल के ले गए, CIA का निकाल के ले गए। तो अब वहां पर वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वहां पर वो व्यक्ति पहुंच रहा है, और वो पहुंच रहा है जो LET के ऑपरेटिव्स हैं, इनके हिसाब से ये क्लेम कर रहे हैं कि कम से कम 5 LET ऑपरेटिव्स जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स हैं, LET यानी लश्कर ए तैयबा, वो उस प्लेन में मोहसिन नकवी के साथ पहुंच रहे हैं। और वो मतलब उसकी टीम के मेंबर बनके कि भैया ये हमारे साथ पत्रकार है, ये कुक है, ये फला एजेंसी से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके किसी तरीके से वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद ये क्लेम ये कर रहे हैं कि वहां से वो लोग जसोर नाम का एक जिला पड़ता है बांग्लादेश के अंदर, उसकी तरफ बढ़ेंगे और वहां से भारत में इन्फिल्ट्रेट करेंगे। और इनका ये कहना है कि ये सब हो रहा है ओट टेकिंग सेरेमनी के आसपास। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है कितना नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि हाँ, इन्हें एज अ जर्नलिस्ट लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं। और अभी शुभेंदु अधिकारी का जो PA हैं चंद्रनाथ, उनकी हत्या की गई है, वो भी एक संदेश है। अब ममता की तरफ से है, ISI की तरफ से है, या ISI का ममता का जो कैडर है उसका इस्तेमाल करके किया गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जहां पे वो मर्डर हुआ है वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर शायद 55 या 60 किलोमीटर के आसपास है, कि संभवतः वहां से लोग ऑलरेडी भाग चुके होंगे। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। बांग्लादेश का जो फ्रंट है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है कि तीस्ता के नाम पे प्रेशर बनाओ, चाइना के नाम पे, लाल मुनीर हाट के नाम पर इस तरह के लोगों को अपने यहां बुलाओ ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बने। कहीं ना कहीं जो जमात का जो एलिमेंट है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। BNP ने भले ही जमात को हरा दिया हो, लेकिन BNP में जो तारिक रहमान है भाई साहब, ठीक ठाक समय वो इंग्लैंड में रहा है। तो आपको नहीं लगता MI6 ने और CIA ने बातचीत ठीक ठाक रखी होगी और कहा होगा ठीक है तुझे बना देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तुझे इस्तेमाल भी करेंगे, या हम कुछ कहेंगे तो तू शांत रहना। और वही हो रहा है। अब बांग्लादेश की तरफ से शुरुआत है, और भारत ये जानता था कि पश्चिम बंगाल के बाद ये होना है, इसलिए 3-3 गैरिसन बना रहा है, इसलिए इस तरह के जो गवर्नर्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है। इसलिए अमित शाह ने 45 दिन की एक डेडलाइन दी है। अमित शाह ने कहा है कि 600 एकड़ का आप जो बाड़बंदी होनी है, जो रह रही है, जल्दी से जल्दी जमीन अधिग्रहित कीजिए और 45 दिन के अंदर अंदर वहां पर कार्यक्रम शुरू कीजिए। पूरी बाड़बंदी होनी चाहिए, 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम वहां जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करो। एक भी कंगलू मुझे इधर नहीं चाहिए, और जो इधर है उसे रात के कार्यक्रम में, जब रात अंधेरी हो तो पहुंचाओ दूसरी तरफ, और सब चीज बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हो।
और बांग्लादेश की तरफ से साइऑप्स भी खेला जा रहा है। जमात का एक लीडर है जिसका नाम है नूरुल हुदा, क्या कह रहा है, अरे ममता बनर्जी आप इस्तीफा मत दो, आप लड़ो, आप एक इंडिपेंडेंट पश्चिम बंगाल खड़ा करो, और आप लिख कर रख लीजिए पश्चिम बंगाल में वो एलिमेंट है, उसे अगर सरकार जल्दी से जल्दी एक तरीके से उसको कंट्रोल नहीं करती है, तो जो कश्मीर में सेपरेटिज्म की भावना उत्पन्न हो रही थी, वो पश्चिम बंगाल में उसको हवा देने का प्रयास, सफल कितना होगा होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन आपको सेपरेटिज्म की भाषा पश्चिम बंगाल में सुनने को मिलेगी। ममता बनर्जी कहती थी ना ये बाहरी हैं, हम बंगाली हैं, वो ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी मैडम, तो वो चीजें भी आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देंगी। और ऑलरेडी जो बाहर का मीडिया है वो ममता बनर्जी को ऑलरेडी सपोर्ट दिखा रहा है, वो कह रहा है कि अरे वो ममता बनर्जी को तो डिफीट बाय कॉन्स्पिरेसी है, गार्जियन छाप रहा है। तो ये मतलब एक तरीके से पूरे सुनियोजित तरीके से अब इसको ये तैयार किया जाएगा कि भैया बीजेपी ने गलत तरीके से ममता को हराया, कामयाब नहीं होंगे वो, भारत के इंटरनल कंजम्पशन के लिए वो पूरा का पूरा नैरेटिव चलेगा, और उधर बांग्लादेश को तैयार किया जा रहा है, उधर बांग्लादेश अपना कार्यक्रम करेगा। लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें जब रणवीर जायसवाल जी से पूछा गया कि भैया ये इलीगल बांग्लादेशियों के लिए, तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, भारत बांग्लादेश से कॉपरेशन चाहता है कि इलीगल लोगों को वापस ले ले। देखिए ये हम जैसे आप जैसों की तरह ब्लंटली नहीं बोल सकते, लेकिन जो डिप्लोमेसी की जो ये भाषा होती है, ये ऑलरेडी बता रहा है कि भैया भारत की अब क्या प्रायोरिटी है। ऑलरेडी इन्होंने कहा कि जो वहां भेजने के लिए हमारी बार बार रिक्वेस्ट है 5-5 साल से लटकी हुई है, इसका मतलब भारत का संदेश है कि भैया अब हम सीरियस है, बाड़बंदी भी करेंगे, सेना भी बैठाएंगे, स्पेशलाइज्ड लोगों को भी लगाएंगे, और भारत में अब जो जनगणना होनी है उसका जो प्रोसेस है, उसमें जो जियो टैगिंग होनी है, उसमें भी बहुत सारी चीजें, भारत के पास एक बड़ा और सही डेटा भारत के पास आने वाला है। और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो टीएमसी की पार्टी है वो वापस से कहीं उस तरीके से वापस से ना खड़ी हो जाए, उसकी एक बानगी है। और टीएमसी के लोग ही छोड़ के भागने लगे साहब। ममता बनर्जी अपने विधायकों की बैठक ले रही थी, 80 में से 10 पहुंचे नहीं है, और बड़े बड़े प्रवक्ता से लेकर और पूर्व मंत्री तक सब कहने लगे अरे ममता बनर्जी तो बड़ी खराब थी। अब वो अर्नब के शो में तो एक भाई साहब बैठे थे, वो टीएमसी के ही प्रवक्ता बन के आते थे, वो अब कहते हैं मेरा तो टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। मुल्ला जी हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी थे, अब मतलब इस तरीके से लाइव टेलीविजन पर ममता को डिसोन करना शुरू कर दिया। विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की शक्ल देखिए, इतनी सी हो गई जैसे टमाटर थोड़ा सा पिचक जाता है ना, वो स्थिति है। तो हर तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हिमंता कहते थे ना कि भैया जब तक पश्चिम बंगाल सिक्योर नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया ना। और शुभेंदु अधिकारी वो हैं जो प्रधानमंत्री कहते थे ना, सबका साथ सबका विकास। शुभेंदु कहते थे जिसका साथ उसी का विकास। जब ना चुनाव जीते ना कुछ हुआ, ये व्यक्ति तब क्लियर था अपने विजन में। देखिए भाषण दिया, अब ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन का टाइम है कि योगी जी की तरह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हेमंता की तरह नहीं कर पाएंगे, वो समय बताएगा, लेकिन कम से कम इंटेंट तो वही दिखाया। खैर जो भी अब डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपका वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और चैनल के मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।